नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह हमारा ज्योग्राफी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज फर्स्ट है। इसके बाद भी और भी चीज़ें आएंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो बताइए कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इस चारों ऑप्शन में क्या आंसर होगा? अनवीकरणीय होगा, नवीकरणीय होगा, जैव होगा या अजैव होगा? ये चारों ऑप्शंस में से बताइए क्या होगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका आंसर है अनवीकरणीय संसाधन। मैं आपकी जब फर्स्ट क्लास ली थी ज्योग्राफी की, उसी क्लास में सारे संसाधन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि नवीकरणीय किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे कहते हैं, जैव किसे कहते हैं, अजैव किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, मगर मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं भी किया जा सकता है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जिसे हम लोग पुनः प्राप्त करते हैं, यानी अनवीकरणीय का सेम उल्टा नवीकरणीय संसाधन होगा। ओके, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, क्योंकि कोयला को एक बार यूज करने के बाद सेम हम लोग कोयला को यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत लंबे समय बाद, लाखों करोड़ों वर्ष बाद कोयला का निर्माण होगा। इस प्रकार से ये जो है वो एक अनवीकरणीय संसाधन है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो बताइए कितने जो तट रेखा से कितने किलोमीटर के जो क्षेत्र की सीमा जो है वो एक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो आप लोग को बता दिया गया है इसका भी सारा का सारा, इसमें जितना भी क्वेश्चंस है सबका मैं बता चुकी हूँ। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में क्या होगा? 100 किलोमीटर, 150, 200 या 250? बताइए इस चारों में से आपका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर। ओके, आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि सौर ऊर्जा एक संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वो एक किस प्रकार का संसाधन है? बताइए, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव है या अजैव है? जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक होगा नवीकरणीय संसाधन। और मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता चुकी हूँ कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि वैसा संसाधन जिसे हम लोग पुनः प्राप्त करते हैं उसे नवीकरणीय कहते हैं, और सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? तो बताइए कौन सी जो मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय मृदा है, मरुस्थलीय है, पीली है या जलोढ़ है? चारों ऑप्शंस में से क्या आपका आंसर होगा राइट? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा जलोढ़ मृदा। क्या? जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। आइए यहाँ से मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका खादर, क्या? खादर, और एक होता है आपका बांगर। ओके, खादर जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहेंगे और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहेंगे। वैसा जलोढ़ मिट्टी जो अभी नवीन हो, नया हो एकदम, और उसे हम लोग क्या? खादर कहेंगे। उसका सेम उल्टा यानी पुरानी को हम लोग बांगर कहेंगे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को खादर क्या है, बांगर क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र तक की संपदा निहित है? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए कितना होगा इस चारों ऑप्शंस में से? क्या होगा? 10.2 होगा, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर? बताइए इसका आंसर राइट क्या होगा आपका। सब आप लोग को इसका आंसर पता है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा 19.2 किलोमीटर। ओके, क्या होगा इसका आंसर? 19.2 किलोमीटर। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं
जो मैं ली हूँ, जिस पर डिस्कस कराऊंगी, सारा का सारा आपको पहले से बता दिया गया है। सारा क्वेश्चंस पे पहले से डिस्कस करा दिया गया है। जो लोग चैप्टर 1 का पूरा क्लास अटेंड किए होंगे उन्हें सारा क्वेश्चंस का आंसर पता होगा। एक तरह से इसे आप अपना टेस्ट समझकर भी इसका आंसर लगा सकते हैं। हमें बताएं कि मेरे पढ़ाने से आपको कितना बेनिफिट मिला है, और आप अपना मार्क्स भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये जो मैं क्वेश्चंस ली हूँ वो 30 क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा कि 30 में आपका कितना आंसर राइट हुआ है, जिससे हमें पता होगा कि मेरा जो पढ़ाने का ढंग है वो सही है या गलत है। तो इतना काम कर दीजिएगा, इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए ये। पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, जल्दी बताइए। अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है या अजैव है? बताइए। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेम क्वेश्चन पे डिस्कस था, पर बस वहाँ था कोयला, यहाँ है पेट्रोलियम। तो ये जो संसाधन होगा वो एक अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोलियम। ऐसे कोयला, पेट्रोलियम, ये दोनों संसाधन जो हैं वो एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन ली हूँ कि ताकि आपको पता लग जाए कि अनवीकरणीय संसाधन को हम लोग मतलब किस संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन के रूप में रखते हैं, आपको क्लियर हो रहा है। इसलिए दोनों ऑप्शन क्वेश्चन को हम लोग ली हूँ। ओके, आइए अगला क्वेश्चन है आपका, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बताइए, सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैदानी क्षेत्र में है, या उत्तराखंड है, हरियाणा है, या पंजाब है? तो बताइए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये आपका इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्या आंसर होगा? उत्तराखंड। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है? बताइए। इस चारों ऑप्शन में क्या होगा? वनोन्मूलन होगा, अति पशुचारण होगा, अधिक सिंचाई है, या गहन खेती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। सारा का सारा आंसर आपको पता होगा पहले से भी, तो इसका राइट आंसर आपका होगा अधिक सिंचाई। ओके, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? लाल, जलोढ़, काली, या पर्वतीय मिट्टी? ये चारों ऑप्शन में कौन सी मिट्टी है जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, उसकी उपज के लिए उपयुक्त होती है? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे के सारे लोग को इसका आंसर पता भी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका काली मिट्टी। आइए यहाँ से एक और बात पे मैं डिस्कस कर ही देती हूँ कि जो काली मिट्टी है इसे हम लोग रेगूर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगूर। अगर क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि कपास के लिए रेगुर मिट्टी आवश्यक है, जलोढ़ मिट्टी है, या ऑप्शन और भी रहेंगे, तो वहाँ आप लोग रेगुर ही लगाइएगा। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर भी है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कोई। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो बताइए, कौन है? पशु, वन, नदियाँ, या खनिज? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा खनिज, क्योंकि पशु, वन, नदियाँ ये एक नवीकरणीय संसाधन है। ये आप लोग इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और परंतु जो खनिज है इसका पुनः प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसे हम लोग एक कीमती संसाधन के रूप में भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो बताइए, कौन नहीं है? वन है, नदियाँ, नगर, या खनिज? इनमें से कौन संसाधन जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नगर, क्योंकि वन, नदियाँ और खनिज ये तीनों प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं, पर नगर जो है ये मानव के द्वारा निर्मित है। मानव के द्वारा निर्मित एक संसाधन है ये नगर, तो इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये कृत्रिम संसाधन है। अगला है कि इनमें से किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो बताइए, कौन सी प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है? क्या वो खनिज तेल है, सौर ऊर्जा है, हवा है, या पानी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। आगे मैं बता देती हूँ कि सौर ऊर्जा, हवा, पानी ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है, और इसे भंडार हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और इसका हम लोग यूज भी ज़्यादा भी करते हैं और मिलते भी रहता है, क्योंकि ये नवीकरणीय संसाधन है। परंतु ये खनिज तेल है, जैसे पेट्रोलियम होता है और भी होते हैं खनिज तेल में, तो ये एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसका भंडारण जो है वो
क्या आंसर क्वेश्चन था? प्राकृतिक भंडार सीमित है, क्योंकि खनिज तेल का ही प्राकृतिक भंडार सीमित है। ये बाकी लोग तो नवीकरणीय संसाधन है, इसका प्राकृतिक भंडार सीमित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते? यहाँ आपका थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, हुआ नहीं करते होगा, बना करते। किसने कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हम्बोल्ट होगा, लद्दाख होगा, फ्यूआज होगा या जिमरमैन होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर आपका होगा जिमरमैन, क्योंकि जिमरमैन ने कहा था संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। मानव अपनी बुद्धि से किसी भी पदार्थ को संसाधन का रूप देती है। अगर जब तक मानव उसके विशेषताओं को नहीं समझेगा, उसके महत्व को नहीं समझेगा, तब तक वे पदार्थ संसाधन नहीं बन पाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल भी आपका दी थी, जोग जलप्रपात का भी एग्जाम्पल मैं दी थी कि बहुत लंबे समय पहले जोग जलप्रपात का कहीं कुछ नाम नहीं था, सिर्फ पानी थी, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। परंतु आज वहाँ से हम लोगों को जल विद्युत मिलता है, सिंचाई और भी है, मत्स्य पालन, ऐसे ऐसे हम लोगों को संसाधन के रूप में हम लोग को हेल्प मिली है। तो वो अब संसाधन बन चुके हैं, पहले नहीं थे, इसलिए संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। ओके। अगला आपका है कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर होगा 2। अगला आपका है, किनका कथन है कि दुनिया के सभी लोगों का पेट भरने के लिए धरती पर बहुत कुछ है, परंतु एक लालची आदमी की तिजोरी भरने के लिए तो आसमान भी कम है? किसने कहा था? बताइए। जिमरमैन ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फुआज ने? किसने बोला था? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही बोले थे कि दुनिया के सभी लोगों का पेट भरने के लिए धरती पे तो बहुत कुछ है, परंतु एक लालची आदमी की तिजोरी भरने के लिए आसमान भी कम है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लब ऑफ रोम ने कब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर आपका होगा 1968। ओके। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के लघु और कुटीर उद्योग के पक्ष में रहे विचारों का समर्थन किया है? तो ये किसने किया है? देखिए ऑप्शन क्या है, फुआज है वो, जिमरमैन है, सुमेसर है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुमेसर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी आपका है कि ये सुमेसर ने अपनी पुस्तक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी जो विचार दिए थे लघु और कुटीर उद्योग के पक्ष में, उनके विचारों का समर्थन किए थे ये सुमेसर ने। ओके। अगला क्वेश्चन आपका है, कब वर्ल्ड लैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की सिफारिश की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से बताइए क्या होगा राइट आंसर जल्दी। इसका राइट आंसर होगा 1987 में। 1987 में ही वर्ल्ड लैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की सिफारिश भी की। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? तो बताइए विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1987 है, 1992 है, 1974 है, 1997 है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1987। विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वो 1987 ईस्वी में हुआ था। ओके। आगे आपका है, ग्रीन हाउस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइए ग्रीन हाउस सम्मेलन कहाँ हुआ था? उससे पहले मैं यहाँ एक और बात बता देना चाहती हूँ कि ग्रीन हाउस सम्मेलन को ही हम लोग विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जानते हैं, यानी विश्व पर्यावरण सम्मेलन का ही दूसरा नाम ग्रीन हाउस सम्मेलन है। क्या नाम है? जैसा कि मैं इसके जस्ट पहले क्वेश्चन बताई थी, विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, वही क्वेश्चन है ग्रीन हाउस सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी आप बोल सकते हैं कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बताइए क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा मॉन्ट्रियल, और ये जो मॉन्ट्रियल है वो कनाडा में है। ओके। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो बताइए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? बताइए। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1992 में। कब? 1992 में,
1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अगला आपका है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने बैठक में भाग लिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 180, 160, 170 या 150? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 170 देशों ने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिए थे। ओके। पूरे विश्व में पर्यावरण क्षरण और विभिन्न भागों में असंतुलन आर्थिक विकास से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो कौन सा सम्मेलन हुआ था बताइए आंसर। प्रथम पृथ्वी, द्वितीय पृथ्वी या तृतीय पृथ्वी या ग्रीन हाउस सम्मेलन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ओके। अगला क्वेश्चन है कि 1992 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? मैं अभी जस्ट बताई थी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका आंसर था 1992 में। अब यहाँ पूछा गया है कि जो 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ कहाँ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा ये चारों ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर आपका होगा रियो दी जेनेरो में। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन की हूँ सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं चाह रही हूँ कि जैसा आप लोग भी देख रहे हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ली तो उस पर जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था सारा का सारा मैं यहाँ कंप्लीट कराने पर जोर दे रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने देशों ने भाग लिया, क्या थीम थी, सब कुछ मैं बता रही हूँ एकदम डिटेल में, तो इसलिए यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 1997 में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? यहाँ से अब आपका चेंज होगा कि 1997 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1997 में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे फर्स्ट बात आपको मैं बता दूं कि आपका यहाँ गलत करना सीखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको यहाँ से दो चीज़ क्लियर होगा कि पहला तो नहीं होगा, ओके, क्योंकि पहला पृथ्वी सम्मेलन जो था वो आपका हुआ था 1992 में ही। तो ये बचा आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होगा, तृतीय होगा या चौथा होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1997 ईस्वी में आयोजित हुआ था। अगला है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए जस्ट मैं बताई थी कि ये जो 1997 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कौन सा था, तो आपने बताया दूसरा। तो अगला आपका सेम है कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन देख के आपको पता होगा कि मैं सारा चीज़ ले रही हूँ, सिलेक्शन की हूँ बहुत अच्छी तरह से। बताइए आप कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो था वो आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, और न्यूयॉर्क पता है यूएसए में है। 5 वर्षों के कार्य और उन्नति का मूल्यांकन किस सम्मेलन में हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं अभी क्या बताई कि क्वेश्चन को गलत करना सीखिए आगे कि कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ सबसे फर्स्ट बात कि पहला तो होगा नहीं, कहेंगे फर्स्ट के बारे में जब बताई थी तो वहाँ ये बात पे डिस्कशन नहीं किया गया है, इसी क्वेश्चन का बात मैं बता रही हूँ इस वीडियो का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में ही 5 वर्षों के कार्य और उन्नति का मूल्यांकन हुआ था। ओके। अगला आपका है कि किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है? तो ये ज़्यादा आपके लिए हार्ड नहीं होगा क्योंकि जैसे इसके पहले मैं बताई थी कि 5 वर्षों के मूल्यांकन और उन्नति का के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो आपने बताया था कि द्वितीय, तो वही सेम है +5 सम्मेलन भी कहते हैं। तो आपका तो राइट आंसर द्वितीय सम्मेलन ही हो जाएगा। ओके। ग्लोबल वार्मिंग पर विचार विमर्श करने के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था? बताइए कौन सा सम्मेलन किया गया था। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन जाए, एक क्वेश्चन नहीं बनेगी, आप गलत करना सीख जाइए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ आपका हुआ था +5 वाला जो मैं बताई हूँ कि मूल्यांकन और उन्नति। प्रथम में तो होगा नहीं क्योंकि ये भी मैं बता दी हूँ, इसमें भी ये जिक्र नहीं आया था ग्लोबल वार्मिंग का। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में भी मैं बताई नहीं और क्वेटे में भी नहीं बताई। तो इस दोनों ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका क्योटो सम्मेलन में ही ग्लोबल वार्मिंग के बातों पर विचार विमर्श किया गया। आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो बताइए कितने देशों ने भाग लिया था क्योटो सम्मेलन में? बताइए 159, 160, 161 या 170? बताइए। 159 देशों ने क्योटो सम्मेलन में भाग लिया था। ओके।
और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 170 देशों ने। इसमें प्रथम फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन होगा और ये जो है वो केटो सम्मेलन होगा। ओके, आज का वीडियो खत्म हुआ। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, और पसंद आया हो तो आप ही जानते हैं कि लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आप लाइक करिएगा, क्या आप अगर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तो आप हम लोगों का सपोर्ट बहुत बना रहेगा। हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारा जो ये वीडियो है वो अच्छा है, आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है। तो जब हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, अच्छी तरह से सपोर्ट भी करिए, क्योंकि व्यू तो आ नहीं रहा है वीडियो पे, और जब कोई इंसान मेहनत करता है तो थोड़ा मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे हमारी वीडियो चैनल जो है उसका वीडियो एक भी मिस ना कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, टेक केयर। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।